बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हस्बे वादा आज के सीपीसी के जो दूसरा लेक्चर है उसमें आपको वेलकम करता हूँ। और आज के इस लेक्चर में जैसे कि पहले लेक्चर्स में हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 8 तक हमने डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम सेक्शन 9 से सेक्शन 14 तक हम डिस्कस करेंगे। पहले एक ओवरव्यू इस लेक्चर का देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। ये सेक्शन 9 जो है ये कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। सेक्शन 9 ये कहती है। अब इसमें ये चूँकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी कहा था, और इस जगह पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डिटेल जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस सेक्शन 9 का। उसके बाद सेक्शन 10 है स्टे ऑफ सूट। और स्टे ऑफ सूट क्या है, ये इंतहा टिपिकल टाइप है, आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे लेकिन इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सेक्शन 11 है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा क्या होता है, ये इंतहाई कॉमन चीज़ है जो आपकी प्रैक्टिकल जो आपका जब आप जुडिशल प्रोसीजर जो है प्रैक्टिस में जो लॉयर्स जब यंग लॉयर्स आते हैं तो ये उनको बहुत फ़ायदा देता है। अगर इन इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को जो कॉमन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा आती हैं, इस पे अगर उनकी ग्रिप होगी तो मेरे ख़्याल में जो सिविल मैटर्स हैं उनके अंदर अच्छा खासा वो अपना नाम कमाने की पोजीशन में होंगे। सेक्शन 12 है बार टू फर्दर सूट्स। उसके बाद सेक्शन 13 है व्हेन फॉरेन जजमेंट्स नॉट कंक्लूसिव। और लास्ट वन आज के लेक्चर की सेक्शन है कि प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। अब ये तो सेक्शन 9 से सेक्शन 14 तक जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी आज वो है। अब हम डिटेल से वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 9 है कि कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। अनलेस बार्ड यानी जब बार्ड बार्ड का लफ्ज़ आ जाए तो उसमें से आपने समझ लेना है कि इस सेक्शन के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ये डिफाइन कर दिया गया है कि जो कोर्ट्स होती हैं वो सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट्स जब भी बनती हैं तो एक तो बात तयशुदा है कि उनकी जो जुरिस्डिक्शन होती है वो पहले से ऑलरेडी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये तय करती है जुरिस्डिक्शन कौन, जो स्टेट है आज़ाद कश्मीर की, आज़ाद जम्मू कश्मीर, और कानून साज असम्बली ये तय करती है जो जुरिस्डिक्शन होती है कोर्ट्स की वो। जबकि पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में चूंकि 4 सूबे हैं तो उनके अंदर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन है कि वो ये तय करता है कि कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन क्या होंगी। ठीक है जी। तो ये कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, यानी कह ये रहा है कि कोर्ट्स जो हैं वो हर तरह के केस को समाप्त कर सकते हैं। उनके पास जुरिस्डिक्शन मौजूद है। जुरिस्डिक्शन कहाँ तक मौजूद है, ये पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन में जो गुज़श्ता लेक्चर है उसके अंदर मैंने क्लियरली कहा हुआ है कि सिविल कोर्ट किस हद तक जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू किस हद तक हो तो वो समाप्त कर सकता है, और किस हद तक हो यानी 50 मिलियन से ऊपर हो तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज उसके समाप्त करेगा। तो ये क्या कहता है कि अनलेस बार्ड। तो सिविल जो कोर्ट्स होते हैं वो हर तरह के केस को, हर तरह के केस से मुराद जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर रहते हुए वो हर तरह के केस को समाप्त करने का इख्तियार रखते हैं। अनलेस बार्ड साथ लिख दिया है। अनलेस बार्ड से मुराद ये है कि तावक्ते के वो उसमें कोई कानूनी ऐसा अमर माने ना हो जिसकी वजह से कोर्ट के इख्तियार समात पे असर पड़ रहा हो, इख्तियार, या वो बार्ड बाई लॉ हो या वो बार्ड बाई मतलब टाइम बार्ड हो। तो इस तरीके से यानी कोई भी कानूनी पेचीदगी अगर उस मुकदमे के ऊपर आती है, उस केस के ऊपर आती है जिसकी वजह से वो कोर्ट केस समाप्त नहीं कर सकता कानूनी एतबार से, फिर तो ठीक है। अदरवाइज सारे के सारे केसेस जो होते हैं वो ये अगर जुरिस्डिक्शन मौजूद है तो वो ये कोर्ट समाप्त कर सकता है। कोर्ट्स यानी वो बुनियादी तौर पे वो केसेस को समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद है कि स्टे ऑफ सूट। ये चूँकि आज का जो हमारा लेक्चर है सेक्शन 9 से सेक्शन 14 तक, उसमें जो मैं समझता हूँ कि सबसे टिपिकल चीज़ आपको महसूस होगी बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ के, वो स्टे ऑफ सूट है। अब स्टे ऑफ सूट क्या होता है, बुनियादी तौर पे आपके जहन में एक जनरल कॉन्सेप्ट यकीनन होगा और होना भी चाहिए
कि स्टे हम किसको कहते हैं, हुक्म इम्तनाई को। अगरचे यहाँ पे हुक्म इम्तनाई यानी जो इंटरम इंजंक्शन है उसकी बात नहीं हो रही। स्टे ऑफ सूट से मुराद ये है कि कहीं पे भी अगर केसेस, फॉर एग्जांपल दो पार्टीज हैं, उनका एक केस ऑलरेडी चल रहा है, एक केस ऊपर और आ गया इस कोर्ट में या किसी दूसरे कोर्ट में, ठीक है, तो दो कोर्ट में पैरेलल जो कार्रवाई है सेम सब्जेक्ट मैटर के हवाले से वो नहीं चल सकती। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक सिविल कोर्ट है और एक है डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत। अब सब्जेक्ट मैटर सेम है, ठीक है, और ये तय करना अभी बाकी है कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके ऊपर कि आइदर द सिविल कोर्ट ये जो केस है सब्जेक्ट मैटर जो है इसके हवाले से वो इसको समाप्त कर सकता है या नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन इन इश्यूज है, ठीक है, इसका अभी तय करना बाकी है। जबकि उसी सेम सब्जेक्ट मैटर का केस एक डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में भी चल रहा है। तो अब वहां पे क्या होगा कि दो सेम चीजें आ गई। अब जो सुपेरियरिटी असल है वो असल है किसको, डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत को। तो जब डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में एक केस ऑलरेडी चल रहा है तो फिर सिविल कोर्ट के अंदर जो सेम सब्जेक्ट मैटर का केस चल रहा होगा वहां पे एक स्टे ऑफ सूट की एप्लीकेशन दी जाएगी और वहां पे ये बताया जाएगा कि चूंकि बड़ी अदालत के अंदर सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ऑलरेडी प्रोसीडिंग जारी है, ता वक्त के वहां से कोई करारदाद सादर हो जाए तो उसके बाद ही सिविल कोर्ट इस हवाले से अपनी को राय कायम कर सकता है या कोई करारदाद सादर कर सकता है या इस जो फैक्ट इन इशू है इसके ऊपर समाप्त कर सकता है। इस तरीके से अगर सेम टाइम के अंदर दोनों कोर्ट्स प्रोसीडिंग करेंगी उसके ऊपर और ट्रायल जारी रखेंगी तो फिर ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि मतलब मुतजाद जो ओपिनियन है वो आ जाए, मुतजाद करारदाद सादर हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से फिर ये होता है कि ये कहा जाता है कि जो सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं उनको उनका इख्तियार होता है और जो सिविल कोर्ट होती है वो उसको पेंडिंग रख देगी यानी इल्तवा में डाल देगी उसको ता वक्त के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से डिस्ट्रिक्ट जज अपना फैसला नहीं सुना देता उस वक्त तक सिविल जज जो है सिविल कोर्ट के अंदर वो मुकदमा पेंडिंग में पड़ा रहेगा। और जब सिविल जज की अदालत जब डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत से कोई ओपिनियन आ जाएगा, कोई करारदाद सादर हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये होगा कि चूंकि स्टे ऑफ सूट एक मौकफ की बुनियाद पे दिया गया था तो जब वो मौकफ रिजॉल्व हो जाएगा तो देन अगेन फिर उसके ऊपर मेरिट की बुनियाद के ऊपर प्रोसीडिंग जो है वो जारी रहेगी। उसके बाद हमारी अगली सेक्शन थी रेस जुडिकेटा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये समझता हूँ कि सीपीसी के अंदर जो सबसे ज़्यादा, वैसे तो सारी सीपीसी ही बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपकी कॉमन प्रैक्टिस में आने वाली चीज़ है वो आपकी सेक्शन 11 है इस सीपीसी की। सेक्शन 11 है रेस जुडिकेटा और एक बात याद रखना कि इस रेस जुडिकेटा को उर्दू में कहते हैं अमरे मुनफसला। अब जब मैं अमरे मुनफसला कहता हूँ तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा कि अमरे मुनफसला यानी रेस जुडिकेटा से मुराद ये है कि सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम पार्टीज और सेम कोर्ट के अंदर अगर एक डिसाइडेड मैटर है ऑलरेडी, एक मुकदमे का फैसला हो गया है ऑलरेडी, तो फिर उसी कोर्ट के अंदर सेम पार्टीज सेम कॉज ऑफ एक्शन लेके सेम सब्जेक्ट मैटर के हवाले से अगेन वो केस नहीं कर सकती, ठीक है। यानी नेचर ऑफ सूट सेम हो और सब्जेक्ट मैटर भी सेम हो और पार्टीज भी सेम हो, कॉज ऑफ एक्शन भी सेम हो यानी बनाई दावा भी सेम हो और वो ऑलरेडी अदालत से फैसला हो चुका हो, उसका डिसाइडेड मैटर वो कंसिडर हुआ हो, तो ऐसी सूरत में यानी सेम कॉज ऑफ एक्शन की बुनियाद पे सेम पार्टीज और उसी सब्जेक्ट मैटर की ऊपर अगेन अगर वो अदालत में आएंगे तो कानून ये कहता है, ये रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 जो है आपकी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में वो ये कहती है कि ऐसी सूरत में आपका दावा काबिले अखराज होता है और वो नहीं चल सकता क्योंकि इस जो मतलब आपके पास केस आता है ऐसा तो वो ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर होता है, उसके ऊपर कोर्ट की करारदाद ऑलरेडी मौजूद होती है, तो ऐसी सूरत में नई करारदाद की जरूरत नहीं होती, तो ऐसा केस रेस जुडिकेटा की बुनियाद पे काबिले अखराज होता है। एक बार फिर इसको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लें कि सेम इसके 3-4 जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके रेस जुडिकेटा के वो देख लें कि पार्टीज सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम पार्टीज हो, सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, सेम सब्जेक्ट मैटर हो और सेम कोर्ट हो,
ये 4 इंग्रेडिएंट्स आपने याद रखने हैं। और फिर क्या हो कि सेम कॉज ऑफ एक्शन की बुनियाद पे सेम पार्टीज हो, सेम सब्जेक्ट मैटर हो और सेम कोर्ट हो, और ऑलरेडी जो उससे पहले डिसाइडेड मैटर हो, पहले से मुकदमा हुआ वो उस सब्जेक्ट मैटर की निस्बत, उस प्रॉपर्टी की निस्बत, और उसके ऊपर एक करारदाद उस कोर्ट की आ चुकी हो, और उसी कोर्ट के अंदर उस सब्जेक्ट मैटर की बुनियाद, उस सब्जेक्ट मैटर के हवाले से सेम कॉज ऑफ एक्शन की बुनियाद पर वही पार्टियां दोबारा, वही उन पार्टीज में से कोई दोबारा यानी सेम पार्टीज केस करें, तो ऐसा केस रेस जुडिकेटा की बुनियाद पे, रेस जुडिकेटा यानी अमर मुनफसला की बुनियाद पे काबिल अखराज होता है। ये रेस जुडिकेटा था। और उसके बाद आता है बार टू फर्दर सूट्स। ये मैं पढ़ लेता हूँ एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज, और उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। कहता है कि वेयर अ प्लेंटिफ इज precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular case, particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any to which this code applies. Where a person challenging the validity of judgment, decree, or order by the plea of fraud, misrepresentation, or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree, or order, and not by separate suit. अच्छा, यहाँ पे वो ये कहता है कि बार टू फर्दर सूट, यानी कहने का मतलब ये है कि कानून आपको कहाँ पे कदगन लगाता है कि आप मजीद उस हवाले से कोई केस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक पार्टी है, लेट्स सपोज पार्टी ए है, वो ये कहती है उसके खिलाफ एक केस हुआ कोर्ट के अंदर, और वो केस डिग्री हो गया, यानी एक्स पार्टी डिग्री हो गया, और अब वो आके नया केस उन्होंने उसी सेम सब्जेक्ट मैटर की निस्बत दायर कर दिया। फॉर एग्जांपल एक सपोज कर लेते हैं कि नंबर खसरा 214 है, फॉर एग्जांपल नंबर खसरा 214 की निस्बत ए ने केस किया, और समनिंग प्रॉपर अकॉर्डिंग टू सीपीसी रूल्स वो हुई, और उसके बाद जब समनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो जो बी था उसके खिलाफ क्या हुआ, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, और एंड ऑफ द डे जब प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई तो एक्स पार्टी जजमेंट एंड डिक्री जो है कोर्ट ने जारी कर दी है। तो ऐसी सूरत में जो पार्टी बी थी, जब उसको पता चला तो उसने कहा जी ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो केस की इंटीमेशन ही हुई, मुझे तो समझ ही नहीं जारी हुआ, मुझे कोई रजिस्ट्री नहीं मिली, अखबार इश्तेहार का भी मुझे कोई पता नहीं चला। तो ये सारी चीजें पार्टी बी कहती है। तो कानून ये कहता है कि फिर पार्टी बी क्या करती है जी, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने चूंकि कहा मैथमेटिक्स की जबान है, कि सपोज वो कहती है कि जी मैं हम केस करना चाहते हैं, ठीक है, तो अब वो नया केस नहीं कर सकते, वो सेम अगर फॉर एग्जांपल वो उस प्रॉपर्टी के ओनर थे या एटलीस्ट उसके काबिज थे, फॉर एग्जांपल पोजेशन उनका था उसके ऊपर, ठीक है, और उनको समाप्त किए बगैर, क्योंकि बकौल उनके मौकफ के उनको ना समन सर्व हुए, ना अखबार इश्तेहार उनको मिला, ना रजिस्ट्री मिली, या जो भी समनिंग प्रोसीजर था वो कंप्लीट नहीं किया गया, ये उनका क्लेम है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ये सेक्शन 12 ये कहती है कि आप नया केस नहीं दायर कर सकते, बार टू फर्दर सूट, यानी आप नया केस कोर्ट के अंदर दायर नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में आपके पास एक मिसलेनियस एप्लीकेशन की प्रोविजन मौजूद है। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, मिसलीड हुआ है कोर्ट, तो आपके पास 12(2) की जो प्रोविजन है वो मौजूद है कि आप ये मनसूखी फैसला व पर्चा डिग्री के लिए ये सीपीसी की प्रोविजन है 12(2) की, उसके अंदर आप जाएं और एक मिसलेनियस एप्लीकेशन उसी कोर्ट के अंदर फॉरवर्ड करें, अपना कंप्लीट मौकफ लेके जाएं कि इस बुनियाद के ऊपर ये जो फैसला और पर्चा डिग्री है ये यानी सेट असाइड होना चाहिए, ये मनसूख होना चाहिए, चूंकि हमें समाप्त नहीं किया गया, और पूरे सबूत के साथ वो अपनी पूरी मतलब तगदो करें, उस केस फाइट करें, वो जो 12(2) की एप्लीकेशन थी उसको फाइट करें, तो ऐसी सूरत में उनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन फर्दर केस वो नहीं कर सकते। उसके बाद है क्या कि व्हेन फॉरेन जजमेंट्स नॉट कंक्लूसिव, के यानी सेक्शन 13 है वो ये कहती है सेक्शन 13 में कि जब फॉरेन जजमेंट्स जो होती हैं वो कंक्लूसिव यानी मुकम्मल तौर पे मुनफसला, यानी हर एतबार से वो कंक्लूसिव ना हो, मतलब क्लियरिटी उनके अंदर मौजूद ना हो, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है
जब उनके अंदर क्लैरिटी मौजूद ना, ये 4-5 पॉइंट्स इसने दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। आपने बेयर एक्ट्स की लैंग्वेज यहाँ से जहाँ से वो शुरू कर रहा है कि अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव टू एनी मैटर देयर बाय सो एंड सो, तो आपने ये पढ़ के नहीं आपको समझ आएगी। आपने इसके जो मेन पॉइंट्स नीचे इसने दिए हुए हैं, जब आप इनको देखेंगे, मैं पढ़ूंगा, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करूंगा, आपको एकदम से समझ आ जाएगी। कहता है कि व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, इसके पहला वो क्या कहता है कि वेयर इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, क्या कि कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन रखने वाले कोर्ट ने ये प्रोनाउंस नहीं की है ये जो जजमेंट है, तो ऐसी सूरत में जो फॉरेन जजमेंट है वो कंक्लूसिव कंसीडर नहीं होगी। दूसरे नंबर की पे क्या कहता है कि वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, कि अगर कोर्ट ये समझती है कि ये फॉरेन जजमेंट जो है ये मेरिट की बुनियाद पे नहीं दी गई, तो ऐसी सूरत में भी ये कंक्लूसिव जजमेंट डिक्लेयर नहीं होगी। वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू बी फाउंड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ international law or a refusal to recognize the law of Pakistan in case in which such law is applicable, कि अगर कहीं पे जो एग्जिस्टिंग लॉ है पाकिस्तान के अंदर, इन्फोर्सेबल लॉ है पाकिस्तान के अंदर, उसको निगलेक्ट किया गया है या उसको रिफ्यूज़ल किया गया है, उसको मानने से इनकार कर दिया गया है, तो ऐसी सूरत में भी ये जजमेंट जो है ये कंक्लूसिव जजमेंट डिक्लेयर नहीं होगी। वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज obtained or opposed to natural justice, अगर नेचुरल जस्टिस जो होता है, मतलब आप समझते जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीम टू बी डन, कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए, ये एक बहुत मशहूर मकौला है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जब ये नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर रही होगी ये फॉरेन जजमेंट, तो ऐसी सूरत में भी ये जजमेंट जो है ये कंक्लूसिव जजमेंट कंसीडर नहीं की जाएगी। वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, तो अगर कहीं पे ऐसी जजमेंट जो जो फ्रॉड से ऑब्टेन की गई हो, हासिल की गई हो, तो ऐसी सूरत में भी ऐसी जजमेंट जो होती है वो क्या होगी कि वो कंक्लूसिव जजमेंट के जुमरे में नहीं आएगी। और लास्ट वन है कि वेयर इट सस्टेन अ क्लेम फाउंडेड ऑन द ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, अगर कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको ब्रीच करके अगर कोई ये जजमेंट हासिल की गई है फॉरेन कोर्ट्स के अंदर, तो ऐसी सूरत में भी क्या होता है कि ये जो फॉरेन जजमेंट होती है ये कंक्लूसिव जजमेंट कंसीडर नहीं की जाती है। यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प जो एक ओपिनियन है, एनालिसिस है मेरा इसके ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर एक्सपीरियंस, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद लास्ट वन सेक्शन है हमारी 14, वो डिस्कस करके आज के इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। ये जो फॉरेन जजमेंट है, मैंने जैसे पहले लेक्चर में भी आपसे अर्ज किया था कि इससे थोड़ा टाइम पहले जब पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन के ज़रिए जारी किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन के पाकिस्तान के अंदर जितने भी फैसले होते हैं आज़ाद कश्मीर की कोर्ट्स जो होती हैं वो बाउंड है उन पे अमल करने की, या जो कॉमन जो हमारा इंट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ वो उसी तरीके से, जैसे मतलब सिंध से पंजाब के अंदर एग्जीक्यूशन पटिशन भेजी जाती थी, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये चूंकि प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान से फैसले हुए जब आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रीसेप्ट बन के आते थे थ्रू वर्थी डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द रेलिवेंट रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसी सूरत में वो एग्जीक्यूट नहीं होते थे और जजेस जो है वो उसके ऊपर ये एक कदगन लगाते थे, एतराज़ करते थे, ऑब्जेक्ट करते थे उसके ऊपर कि चूंकि जो पाकिस्तानी कोर्ट्स के फैसले हैं वो फॉरेन कोर्ट्स के ज़ुमरे में आती हैं, और इस वक्त जो मौजूदा ला है इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन और जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ला है उसमें चूँकि फॉरेन जजमेंट्स जो हैं उनके एग्जीक्यूशन के हवाले से कोई लॉ मौजूद नहीं है, लिहाजा हम बाउंड नहीं है कि हम पाकिस्तान की कोर्ट्स जो हैं उनके जितने फैसले हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हम उनको एग्जीक्यूट करें, लिहाजा वो उसको खारिज करके, यानी उसको डिसमिस करके, सेट असाइड करके, इस बुनियाद के ऊपर खारिज करके वो सेम प्रिसेप्ट वो वापस उसी कोर्ट को फॉरवर्ड कर देते थे। अब यहाँ पे जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता था कि कंक्लूसिव जजमेंट का मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि वेयर क्लेम फाउंडेड बाय द ब्रीच ऑफ लॉ एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ये ब्रीच ऑफ लॉ कैसे होता है, ये चूंकि एक पॉइंट मेरे जहन में था जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता था कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ये होता था कि एक वक्त में एक केसेस चल रहा है जो है कफाफ माना का, फॉर एग्जांपल यानी फैमिली कोर्ट का कर लेते हैं कि केस चल रहा है
पास्ट मेंटेनेंस का भी चल रहा है, टावर का भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ से एक लड़की है, उसने डिग्री ले ली, किसकी ले ली जी, पास्ट मेंटेनेंस की भी ले ली, अपने बच्चों के कोई एक थे दो थे, उनके पास्ट मेंटेनेंस का भी उसके हक में डिग्री हो गई। हकमैर जो है डॉवर, वो उसके हक में डिग्री हो गई। अब उसकी इंटेंशन जो थी वो रहने की नहीं थी, तो ऐसी सूरत में उसने ये किया कि पाकिस्तान में जाके उसने क्या कर दिया, तनसीख निकाह बर बिनाए अदम अदायगी कफ़ा अफनान का हक में उसके बाद तशद्दद मारपीट, इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में उसने जाके केस करके क्या कर दिया, वहाँ पे उसने इस बुनियाद के ऊपर तनसीख ले ली। अब यहाँ पे वो एक साइड पे कफाफ भी ले रही है और दूसरी साइड से उसने तनसीख भी ले ली। अब अगर कहीं पे बाजू दावा आया है, जिसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, उसका दावा आया है, तो उसके ऊपर कहीं पे भी अगर ये डिस्क्लोज हुआ है कि जी पाकिस्तान से, तो अब ये चूंकि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा नहीं चल सकता, इस बुनियाद पे नहीं चल सकता कि इसकी तनसीख हो गई है ऑलरेडी। अब तनसीख हुई कहाँ पे है, वो तो फॉरेन कोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान से जाके उसने तनसीख ले ली है। जबकि उसकी इंटेंशन अगर आप देखें तो एक साइड से उसने यहाँ पे क्या किया हुआ था, पास्ट मेंटेनेंस का और डावर का सूट किया हुआ था। चाहिए तो ये था कि कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है, जुरिस्डिक्शन उसकी है वो यही बनती है, तो यहीं के पे वो अपने जो है डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ जो भी वो करना चाहती है वो सूट कर सकती है। लेकिन उसकी चूंकि इंटेंशन थी, ये ब्रीच ऑफ लॉ है कि उसने कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट को छोड़ के फॉरेन जुरिस्डिक्शन के कोर्ट का इंतखाब किया और वहां पे जाके उसने सूट करके अपनी जो डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज है वो भी हासिल की, और इस साइड से उसने क्या किया, डॉवर भी क्लेम कर लिया। बेशक वहां से उसने डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला ही अक्सर देते हैं और ये दिया, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, मैर भी वसूल कर लिया और पास मेंटेनेंस भी वसूल कर लिया। तो ये ब्रीच ऑफ लॉ है। तो ये मुख्तसर सा इस पे मेरा एनालिसिस था कि ये ब्रीच ऑफ लॉ कैसे होता है। अच्छा, लास्ट वन है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। ये बहुत सिंपल है। सेक्शन 14 वो ये कहता है इसके अंदर, सेक्शन 14 के जो कोई भी एक पार्टी जब कोई डॉक्यूमेंट पेश करती है, मतलब फॉरेन जजमेंट्स का, तो ये प्रेज्यूम यानी ये क्यास करती है कोर्ट, ये क्यास किया जाता है कि ये जजमेंट जो है ये ठीक है, ट्रस्टेड है, मुसद्दका है, अनलेस कि दूसरी तरफ से कंट्रेरी ओपिनियन ना आ जाए, यानी मुतजाद मौकफ दूसरी पार्टी की तरफ से ना आ जाए, तो यही समझा जाएगा, ये क्यास किया जाएगा कि ये फॉरेन जजमेंट है, सर्टिफाइड कॉपी है। ये हमारी सेक्शन 14 तक आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दरकार होगा। अगर कहीं पे क्वेश्चन हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे मौजूद है, मेल एड्रेस भी मौजूद है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।